सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरएसएस प्रमुख के बयान से क्षुब्ध हो ब्राह्मण समाज ने निकाला विरोध मार्च। सिगरा पुलिस ने पिछले दिनों हुए दिन दहाड़े चोरी की घटना का किया खुलासा, 4 गिरफ्तार। महाशिवरात्रि के बाद मणिकर्णिका घाट पर पसरी गंदगी को नमामि गंगे ने किया साफ। और 26 मार्च से 29 मार्च तक जीवनदीप शिक्षण संस्थान में होगा 27वीं फेडरेशन कप कैरम प्रतियोगिता। 260 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग। और अब खबरें विस्तार से। आरएसएस प्रमुख के बयान से क्षुब्ध होकर ब्राह्मण समाज ने विरोध मार्च निकाला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ब्राह्मण विरोधी बयान के खिलाफ काशी के ब्राह्मण समाज ने विरोध मार्च निकाला। काशी ब्राह्मण समाज के आह्वान पर निकाले गए इस मार्च में शामिल लोगों ने एक स्वर में कहा कि रामचरितमानस प्रकरण को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा दिए गए बयान से आज ब्राह्मण समाज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। काशी का ब्राह्मण समाज उनके बयान की घोर निंदा करता है और उनसे ब्राह्मण समाज से माफी मांगने की मांग करता है। मार्च में शामिल लोगों का कहना था कि ब्राह्मण समाज सदैव से राष्ट्र के साथ साथ लोगों के कल्याण कार्य करता रहा है। ऐसे में यदि उनके ऊपर किसी तरह का आरोप लगाया जाता है तो यह उचित नहीं है। विरोध मार्च धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज द्वारा स्थापित धर्म संघ से प्रांगण से स्वामी करपात्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ प्रारंभ होकर लंका स्थित भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा के लिए निकला, लेकिन प्रांगण के बाहर भारी पुलिस बल के साथ मौजूद एसीपी भेलुपुर ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। इस बीच काफी जद्दोजहद भी हुई, लेकिन वहीं पर ज्ञापन लेकर विरोध मार्च को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। विरोध मार्च में प्रमुख रूप से पंडित केदार तिवारी, पंडित राघवेंद्र चौबे, पंडित हरीश मिश्र, पंडित दिनेश कुमार तिवारी, पंडित श्याम तिवारी, पंडित राजेश त्रिपाठी, पंडित आमोद दत्त शास्त्री, पंडित चेतन उपाध्याय पांडे, पंडित रवि उपाध्याय, पंडित रोहित पांडे, पंडित शांति भूषण मिश्र, पंडित शांति भूषण मिश्र, पंडित आनंद चौबे, पंडित मनीष शर्मा सहित विभिन्न ब्राह्मण संगठनों के प्रतिनिधि गण मौजूद रहे। विरोध मार्च का संचालन पंडित शीतला प्रसाद पांडे ने किया। जो आ रहा है, जिसके मन में आ रहा है वही कुछ ब्राह्मण को कह रहा है। इसलिए कह रहा है कि क्या वो लोग समझते हैं कि हम लोग कमज़ोर हैं? हम कमज़ोर नहीं हैं। हमेशा समाज के लिए हम लोगों ने काम किया है। जय जजमान कहते हुए आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने कहते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा लोग ये ना करें और हम लोग को जो है कि नहीं, हम समाज में जो हम लोग को सम्मान मिलता था पूरा नहीं दे सकते हैं तो कुछ तो दें, लेकिन ये सब टीका टिप्पणी करना बंद कर दें। यहाँ पे ब्राह्मणों के विरोध में जो शब्द बोले गए मोहन भागवत जी के द्वारा, उस पर प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे समाज के काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। तो मैं भी उनके साथ हूँ और मैं सदैव उन लोगों के साथ में खड़ा हूँ, क्योंकि ऐसे शब्द किसी भी ब्राह्मण के लिए नहीं बोलना चाहिए और इतने उच्च पदस्थ किसी व्यक्ति को तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए, सोच समझ करके, क्योंकि ब्राह्मण नहीं होते तो ये संसार अब तक नहीं होता। मोहन भागवत जी का जो एक अपमानजनक शब्द था, 2 शब्दों से ब्राह्मण समाज बहुत मर्माहत है। पहला बात ये था कि ब्राह्मण जाति में इस चीज़ को विभक्त किया है। ऐसा चीज़ें उनकी ना समझ, अज्ञान। नमामि गंगे ने स्वच्छता अभियान चलाकर महाशिवरात्रि के दूसरे दिन मणिकर्णिका घाट पर पसरी गंदगी को साफ किया। महाशिवरात्रि पर्व के बाद रविवार को मणिकर्णिका घाट पर गंगा की तलहटी और किनारे पर बिखरे हुए सैकड़ों किलो कपड़ों और पॉलिथीन को नमामि गंगे और विशाल प्रोटेक्शन फोर्स के सदस्यों ने बटोरकर कूड़ेदान तक पहुंचाया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने स्वयं गंगा में उतरकर गंगा की तलहटी से कपड़े सहित गंगा किनारे छोड़ी गई पॉलिथीन व अनेकों सामग्रियों को निकाला। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने बताया कि महाशिवरात्रि के पर्व पर हजारों की तादाद में पंचकोसी परिक्रमा करने वाले यात्रियों ने अपने पुराने कपड़े गंगा किनारे छोड़ दिए। गंगा को प्रदूषित कर रहे इन कपड़ों को निकालकर हम अपील करते हैं कि गंगा किनारे कपड़े छोड़कर जाने से गंगा में प्रदूषण बढ़ता है। पॉलिथीन को मिल रही तादाद से भी पता चलता है कि हम अभी तक सबक नहीं ले रहे हैं। कहा कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं, अतः इनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी भी हमारी है। कहा कि यदि हम साफ नहीं कर सकते तो गंगा किनारे गंदगी छोड़कर जाने का भी कोई औचित्य नहीं है। श्रमदान में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला एवं विशाल प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मचारी उपस्थित रहे। आज विशाल प्रोटेक्शन फोर्स की टीम के साथ मणिकर्णिका घाट पर महाशिवरात्रि के बाद
इधर उधर बिखरे हुए हजारों कपड़े जो कि कई किलो की तादाद में हैं, हमने मिलकर यहाँ उठाया है, उसको कूड़ेदान की ओर निस्तारित करने के लिए बढ़ाया है। सब इकट्ठे करके यह यहाँ से उठेगा। हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि हम गंगा किनारे आते तो हैं, लेकिन अपनी बहुत सारी गंदगी छोड़ जाते हैं। जैसा कि महाशिवरात्रि पर देखने को मिलता है, मणिकर्णिका घाट से लगायत सिंधिया घाट और अन्य घाटों पर लोग अपने जांघिया, अंडरवियर, बनियाइन, गमछे, ये सारे कपड़े छोड़कर चले जाते हैं और वो गंगा जी में मिल जाते हैं। हमारा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि यदि आप गंगा से प्रेम करते हैं, गंगा से स्नेह करते हैं, गंगा को माँ की तरह मानते हैं, तो गंगा में यह गंदगी क्यों करते हैं। पराणकर भवन में स्वास्थ्य मित्र एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई। रविवार को स्वास्थ्य मित्र एसोसिएशन की आवश्यक बैठक वाराणसी स्थित पराडकर स्मृति भवन में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक आहूत की गई। बैठक में पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए संगठन को मजबूत बनाने पर बल देने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े साथियों का आह्वान करते हुए मानव कल्याण की प्रतिबद्धता जताते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में बढ़ चढ़कर रोगियों के स्वास्थ्य सेवा के प्रति 24 घंटे 7 दिन तैयार रहने की बात कही। साथ ही स्वास्थ्य सेवा से जुड़े साथियों के साथ किसी भी प्रकार का किसी स्तर पर शोषण, अत्याचार व उत्पीड़न होने की दिशा में आवाज बुलंद करते हुए शासन प्रशासन तक अपना बात रखने पर बल दिया। इसके साथ ही गंभीर मरीजों को तत्काल प्राथमिक सेवा उपलब्ध कराने, संबंधित चिकित्सा विशेषज्ञों को अस्पतालों तक पहुंचाने का कार्य करें। दुर्घटना, हृदयघात जैसे आपातकाल स्थिति में रोगी को यदि प्रारंभिक सेवा देते हुए संबंधित चिकित्सालयों तक पहुंचाने से रोगी के जान बचने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मित्र एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरीशंकर दुबे ने किया। बैठक के मुख्य अतिथि संगठन के संरक्षक प्रदीप कुमार गुप्ता थे। बैठक का संचालन जयसागर कश्यप ने किया। के माध्यम से हम लोगों ने स्वास्थ्य के प्रति जनता में अवेयरनेस जगाने के लिए उनके अंदर एक जागरूकता फैलाने के लिए विषय पर बात किया। हम लोग चाहते हैं कि जैसे तमाम जो है क्षेत्र में पुलिस मित्र हैं, बैंक मित्र हैं, उसी तरह से चिकित्सा मित्र का भी एक गठन हो। बीएचयू में 14वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह आयोजन 20 फरवरी से 26 फरवरी तक चलाया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र वाराणसी द्वारा 14वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन 20 फरवरी से 26 फरवरी तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में आयोजित किया गया है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में भारत की प्रमुख 10 जनपदों, आदिवासी युवा एवं सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एनवाईकेएस के 200 प्रतिभागी एवं स्कॉट सहित कुल 220 लोग भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के सबसे पिछड़े 26 जनपदों के आदिवासी युवाओं एवं एस्पिरेशनल जिले में ले जाकर उनको विकास के नए आयाम से परिचित कराना एवं उनको जागरूक करना, सरकार की सभी विकास की योजनाओं से परिचित कराना एवं मूलभूत समस्याओं पर किस प्रकार कार्य किया जा सकता है, इस पर उनका प्रशिक्षण करना है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी सभागार एवं विज्ञान संगोष्ठी सभागार में आयोजित किया गया है। साथ ही प्रतिभागियों के भोजन एवं आवास की व्यवस्था न्यू गर्ल्स हॉस्टल एवं अंतर्राष्ट्रीय युवा छात्रावास में किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ आयुक्त महोदय तथा समापन माननीय मंत्री युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए नेहरू युवा केंद्र के उप निदेशक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि उक्त 7 दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिदिन विषय विशेषज्ञ द्वारा शैक्षणिक सत्र एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा आदिवासी युवाओं को काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी के घाट, सारनाथ, औद्योगिक क्षेत्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित सुपर कंप्यूटर जनपद के ऐतिहासिक स्थल आदि की जानकारी एवं भ्रमण कराया जाएगा। इस शिविर में छत्तीसगढ़ प्रदेश से जनपद सुकमा, कनकेर, राजनांदगांव, उड़ीसा प्रदेश से कालहांडी, झारखंड प्रदेश से गुमला, लोहारदगा पश्चिम सिंहभूमि, तेलंगाना प्रदेश से भद्राद्री, आंध्र प्रदेश से विशाखापट्टनम एवं महाराष्ट्र प्रदेश से गढ़चिरौली सम्मिलित है। इन जनपदों के कलाकार अपनी गौरवशाली परंपरा के परंपरागत लोक कला पर आधारित प्रत्येक दिवस सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। भारत सरकार के युवा कार्य खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र वाराणसी द्वारा 14वां राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। इस
राष्ट्रीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में 200 प्रतिभागी 10 जनपदों से भाग ले रहे हैं और साथ ही CRPF, NDRF सहित 2-2 प्रतिभागी प्रत्येक जनपद से, इस तरह से 20 जवान भी भाग ले रहे हैं। ये सभी जवान इन प्रतिभागियों को लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं। 7 दिवसीय कार्यक्रम में प्रथम दिन कार्यक्रम का उद्घाटन होगा जो शताब्दी सभागार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होगा और समापन इसका जो है शताब्दी सभागार में ही होना है। इसके अलावा जो शैक्षणिक सत्र और कल्चरल एक्टिविटी चलेगा वो विज्ञान संकाय हमारा है, विज्ञान संगोष्ठी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ पे कार्यक्रम होंगे। साथ ही साथ 2 दिन का कार्यक्रम इनका फील्ड विजिट का है, क्षेत्र भ्रमण का, जिसमें काशी के हमारे गंगा घाट, काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर, सारनाथ का मंदिर और इंडस्ट्रियल एरियाज, ये सारे जगहों को इन सारे युवाओं को भ्रमण कराया जाएगा। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। बाल विद्यालय माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां मिलता है आपके बच्चों को उच्च शिक्षा एवं सुनहरा भविष्य। CBSE एफिलिएटेड प्ले ग्रुप अकॉर्डिंग टू होम, 10+2 की उच्च शिक्षा एवं अनुशासन, कंप्यूटर क्लासेस, अत्याधुनिक साइंस लैब, स्टूडेंट एक्टिविटीज, SMS अलर्ट्स, सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट क्लासेस। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर खेलकूद प्रतियोगिता, कल्चरल एक्टिविटीज। 50 वर्षों से अनुभवी शिक्षकों के साथ हमने बनाया आपके बच्चों का बेहतर कल। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज विद GPS, क्योंकि हम हैं बाल विद्यालय, तो आज बनाएं अपने बच्चों का बेहतर कल। एडमिशंस ओपन। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोबरी, वाराणसी। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। प्लान बनाकर 5 इलाकों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 शातिर चोरों को सिगरा पुलिस ने बिहार के पटना जिले से गिरफ्तार किया। प्लान बनाकर 5 इलाके के घरों में चोरी करने वाले 4 शातिर चोरों को सिगरा पुलिस ने धर दबोचा। शातिर चोरों ने पिछले दिनों दिन दहाड़े ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, तभी से पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी। एडिशनल CP संतोष कुमार सिंह DCP ने गिरफ्तार अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए बताया कि पिछले दिनों विमलेश कुमार के सिगरा के अन्नपूर्णा नगर आवास स्थित घर का ताला तोड़कर दिन दहाड़े चोरों ने नकदी व गहने चोरी किए थे। गृह स्वामी की ओर से इसकी सूचना देकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। पौष इलाके में दिन दहाड़े चोरी की घटना को CP अशोक मूथा जैन ने संज्ञान लेते हुए सफल अनावरण का निर्देश दिया था। पुलिस ने CCTV कैमरे से घटना में शामिल चोरों के बारे में जानकारी की। इसके बाद सर्विलांस व अन्य स्रोतों के जरिए मिले सुराग के आधार पर पटना पहुंची। वहां स्थानीय थाना पुलिस सुल्तानगंज के सहयोग से मोहम्मद शाहबान अंसारी, टीपू सुल्तान, रिजाय अंसारी और अफजल अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। चोरों के पास से चोरी की कई ज्वेलरी, नकदी और घटना में प्रयुक्त इनोवा कार बरामद की गई। आरोपितों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उनके गैंग का सरगना मोहम्मद सैफी है। उसके साथ मिलकर बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल और दिल्ली आदि राज्यों में जाकर बंद पड़े फ्लैट में चोरी करते हैं। कुछ सदस्य माल इकट्ठा करते हैं तो कुछ फ्लैट के नीचे सीढ़ियों अथवा लिफ्ट के पास नजर रखते हैं। गैंग के सरगना की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। 15 फरवरी को दिन में लगभग 11 बजे थाना सिगरा क्षेत्र के अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी में मिस्टर विमलेश कुमार शर्मा जी हैं, जो DRM ऑफिस में नौकरी करते थे। इनकी पत्नी अभी भी वहां सेवारत हैं। अपनी पत्नी को छोड़ने स्टेशन गए थे बहुत थोड़े से समय के लिए। उसी बीच में इनके घर में चोरी हो गई थी। क्योंकि ये बहुत पास कॉलोनी का इलाका है जहां पे चोरी की घटना हुई। गेट मैन भी था। इवन देन करीब 5 अपराधी अंदर घुसे थे और उन्होंने देखा कि ताला बंद है और
15-20 मिनट के अंदर ही उन्होंने ताला तोड़ के और चोरी की घटना को अंजाम दिया। कैंट जीआरपी ने विदेशी महिला के ट्रेन में गुम हुए बैग को ढूंढ निकाला। नई दिल्ली से वाराणसी पहुंची विदेशी महिला का बैग कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय ही गायब हो गया। महिला की सूचना के बाद कैंट जीआरपीएफ ने ट्रेन में सर्च किया। इस दौरान बैग लावारिस हालत में पाया गया। जीआरपी ने महिला को बुलाकर उसका बैग लौटा दिया। इससे महिला के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। महिला ने इसके लिए जीआरपी को धन्यवाद दिया। उरुग्वे के रहने वाली मोगा मचातो नामक महिला ने जीआरपी को सूचित किया कि दिल्ली से वाराणसी पहुंचने के बाद उनका बैग कहीं गुम हो गया। उसमें पैसे व जरूरी कागजात और कार्ड्स हैं। जीआरपी ने महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ट्रेन नंबर 19407 में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान ट्रेन की B2 कोच के बर्थ संख्या 5154 पर महिला का बैग लावारिस हालत में मिला। बैग में पासपोर्ट, 1700 रुपए नकद, 20 उरुग्वे करेंसी, 3 ATM कार्ड, ब्लूटूथ सिम, फोटो, ईयरफोन, सैनिटाइजर आदि मिला। इस पर जीआरपी ने महिला को बुलाकर बैग लौटा दिया। बैग पाकर महिला के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। ये बैग ये भूल गई थी ट्रेन में। ट्रेन यहाँ से चली गई थी यार्ड में, और जैसे फिर ये आके यहाँ पुलिस को सूचना दिया। पुलिस ने तुरंत उसका रिस्पांस, तुरंत एक्शन लेके यार्ड में जाके कांस्टेबल रोशन त्रिपाठी, सुधीर सिंह, जितेंद्र, इन लोग मौके पे जाके काफ़ी ढूंढा। करीब 1 घंटे ढूंढने के बाद इनका बैग मिला, और बैग मिलने के बाद इनको आज अभी सुपुर्द किया जा रहा है। और जिसको ये पाके काफ़ी प्रसन्न है, क्योंकि ये विदेश से आई थी बिना पासपोर्ट के, ये वापस नहीं जा सकती थी। We lost a small bag with a passport and credit cards and money, so we were really afraid that we couldn't find it, so we were kind of desperate. Where come to, you told GRP, and what happened? Yes, we came to the train station. We asked to the people where we can look for our bag. So someone bring us to here, and they really received really well. They start being really kind and try to help us. They listen to us. They take notes, and then we try to speak in between English and Hindi. And they were really, really kind. And then I think someone went to the train that was parking in a kilometer, and they stayed looking in the place that we left. And now they bring our back. So we are really, really happy that they couldn't find it. 26 मार्च से 29 मार्च तक 2023 के मध्य जीवनदीप शिक्षण संस्थान में 27वीं फेडरेशन कप कैरम प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 27वीं फेडरेशन कप कैरम प्रतियोगिता वाराणसी के जीवनदीप शिक्षण संस्थान बड़ा लालपुर में होने जा रहा है। यह प्रतियोगिता 26 मार्च से 29 मार्च 2023 के मध्य खेला जाएगा। इस संदर्भ में रविवार को मलदैया स्थित सिंह निकेतन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि इस प्रतियोगिता में भारत के 25 राज्यों तथा 14 महत्वपूर्ण सरकारी अर्ध सरकारी संस्थानों जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, CAG, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, LIC, एयरपोर्ट अथॉरिटी, PSPB, जैन इरिगेशन, BSNL, ONGC, इंडियन ऑयल जैसे महत्वपूर्ण संस्थान प्रतिष्ठान से तकरीबन 260 से अधिक खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में लगभग 50 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरुष और महिला खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें वर्तमान वर्ल्ड चैंपियन संदीप दिवे, पूर्व विश्व चैंपियन प्रशांत मोरे और विश्व नंबर 2 उत्तर प्रदेश के गौरव अब्दुल रहमान पुरुष वर्ग में तथा महिला वर्ग में वर्तमान महिला विश्व चैंपियन रश्मि कुमारी, विश्व नंबर 2 काजल कुमारी भी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा पूर्व विश्व चैंपियन योगेश परदेसी, S अपूर्व जैसे नामी गिरामी स्वर खिलाड़ी जीवनदीप शिक्षण संस्थान के हाल में 4 दिनों तक आपको खेलते हुए मिलेंगे। ये हम लोगों की संस्था जो कैरम फेडरेशन है उसके तरफ से अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, और एक बहुत ही बड़ी सोच लेके हमारे अंतर्राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी आए हुए हैं और चाहते हैं कि एक एकेडमी की स्थापना की जाए राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें हम गरीब तबके के बच्चों को जो है उनको प्रमोट करें, उनको खाने पीने रहने की सारी सुविधा दे के जो झोपड़ी झुग्गियों से निकले हैं उनको हम अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जाएं। ये बहुत बड़ी सोच लेके जो है आप आए हैं और हम लोग प्रयासरत हैं उसको आने वाले दिनों में जो है उसको हम ले जाना। दारानगर क्षेत्र में बास्केट बाजार शोरूम का उद्घाटन हुआ। यहाँ एक ही छत के नीचे घरेलू लगायत से संबंधित सारे सामान उपलब्ध होंगे। शहर में रविवार को बास्केट बाजार के पहले शोरूम का भव्य उद्घाटन किया गया। मैदागिन के दारानगर रोड पर स्थित बास्केट बाजार में ग्राहकों को एक ही छत के नीचे खाद्य सामग्री से लगायत घरेलू उपकरण और किचन के सारे सामान मिलेंगे।
शोरूम का उद्घाटन डीसीपी यातायात दिनेश कुमार पुरी, बास्केट बाजार के डायरेक्टर प्रशांत चौरसिया ने फीता काटकर किया। डीसीपी यातायात ने इस अवसर पर कहा कि शहर में यदि ऐसे सुपरमार्केट खुलेंगे तो इसकी सुविधा जनता को मिलेगी। लोगों को घरेलू सामान की खरीदारी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना होगा। वहीं बास्केट बाजार के डायरेक्टर प्रशांत चौरसिया ने कहा कि काशी को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर डेवलप करने में व्यापारियों की भी भागीदारी है। बास्केट बाजार में एक ही छत के नीचे ग्राहकों को कच्चे खाद्य सामग्री से लगाई पैकेट सामान, किचन उपकरण, बच्चों के लिए चॉकलेट, बिस्किट के अलावा हर वर्ग के लोगों की खरीदारी के लिए खास व्यवस्था की गई है ताकि ग्राहकों को एक जगह से दूसरी जगह भटकना न पड़े। यहाँ डेली नीड्स के सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी, जो कि लोगों को मतलब जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं डेली नीड्स की, वो सभी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। डिस्काउंट भी रहेगा या कुछ? बिल्कुल जो जिस पे ऑफर्स वगैरह, डिस्काउंट वगैरह सभी सामानों पे रहेंगे। और डेयरी प्रोडक्ट्स पे जो है उस पे हम लोग नहीं रखेंगे, बाकी सभी सामानों पे हम लोग स्कीम वगैरह सभी चीज़ों को देंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।